तो दोस्तों, शादी विवाह का बंधन कोई मजाक नहीं होता है कि जब दिल में आया किसी का हाथ थाम लिया और जब दिल भर गया उसे छोड़ दिया। क्योंकि जब शादी होती है तो 7 फेरों के साथ साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया जाता है। पर आज की कहानी में शादी के जैसे ही 7 साल का समय गुजरता है और उसके बाद से पति और पत्नी दोनों ही अपना अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका अंत इतना भयावह होगा, शायद इन्होंने सपने भी नहीं सोचा होगा। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मैं छोटू भैया आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है, दरअसल ये घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है सतना और इसी सतना का एक थाना पड़ता है कोलगमा। कोलगमा थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है संतोषी माता मंदिर कॉलोनी और इसी संतोषी माता मंदिर कॉलोनी का रहने वाला संदीप सिंह। संदीप, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास, जो एक सरकारी नौकरी करता है। दरअसल संदीप के परिवार में उसकी पत्नी प्रियंका के अलावा 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक की उम्र 3 साल और दूसरी की उम्र 5 साल है। वैसे तो संतोष के माता पिता भी हैं, लेकिन वह पैतृक गांव में रहते हैं। अक्सर संदीप 2 से 4 महीने पे कभी कभार वो घर पे जाता है और अपने माता पिता से मुलाकात करने के बाद वापस अपनी पत्नी के पास चला आता है। संदीप इतना पैसा तो ज़रूर कमा लेता है जिससे वो अपनी पत्नी और 2 बच्चियों के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है। बात कर रहा हूँ मैं 31 मई 2020 की रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास, जब संतोष की पत्नी और उसके दोनों बच्चे खाना खा लेते हैं। संतोष की दोनों बच्चियां जो गहरी नींद में सो जाती हैं और उसके बाद से संतोष की पत्नी प्रियंका जो बर्तन धोने के लिए किचन में चली जाती है और संतोष हर रोज़ की तरह अपना मोबाइल लेकर छत पे चला जाता है। जब 2 घंटे का समय गुजरता है, रात्रि करीब 12 बजे जाते हैं और इधर जब प्रियंका का भी अपना काम ख़त्म हो जाता है और अपने बेड पर चली जाती है। लेकिन प्रियंका इतना काफ़ी थक चुकी थी कि जैसे ही बेड पे वो जाती है उसे नींद आ जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है, घड़ी की तरफ जब वो देखती है तो मालूम चलता है रात्रि के लगभग 2 बज चुका है। लेकिन उस वक्त उसके बेड पर उसका पति संतोष मौजूद नहीं था। प्रियंका सोचती है कि आखिरकार उसका पति छत पे इतनी देर तक किससे बात कर रहा है। इसलिए प्रियंका अपने पति को बुलाने के लिए छत पर जाती है। लेकिन प्रियंका जब छत पर पहुंचती है तो देखती है कि छत पर उसका पति तो संतोष मौजूद ही नहीं है। इसीलिए प्रियंका अब नीचे उतर के उसको ढूंढती है और ये सोच के कि कहीं उसका पति छत से गिर तो नहीं गया है। हालांकि जब प्रियंका पीछे जाती है तो वह संतोष वहाँ भी नहीं मिलता है। इसीलिए प्रियंका जाकर अपने मकान मालिक कैलाश गुप्ता को बुला लाती है। तब तक वह रात्रि के लगभग 2:30 बज चुका था। कैलाश गुप्ता जब उठता है, प्रियंका जब उससे कहती है कि मेरा पति न जाने कहाँ चला गया है, उसके बाद से कैलाश गुप्ता और प्रियंका दोनों ही संतोष को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दरअसल उसके बाद से मकान मालकिन कैलाश भी जो होता है वो प्रियंका को लेकर के सबसे पहले छत पर जाता है और वहाँ जाकर ढूंढता है। और जब वह संदीप दिखाई नहीं देता है, फिर से प्रियंका को नीचे लेकर के घर के पीछे की तरफ जाता है और वहीं कहीं संतोष पीछे तो नहीं गिर गया है। लेकिन मकान मालकिन जो होती है कैलाश गुप्ता, जब प्रियंका को घर के पीछे लेकर जाता है और जब दोनों वहां पे ढूंढना शुरू करते हैं तो प्रियंका अपने पति को ढूंढते हुए वहां से थोड़ी दूरी जाती है और जैसे ही थोड़ी सी दूर जाती है, अचानक से जो होता है ज़ोर ज़ोर से वह चीखने चिल्लाने लगती है। क्योंकि वहाँ से करीब 15 फीट दूरी पर वह संदीप की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसके सर पे खून बह रहा था। प्रियंका जब अपने पति की डेड बॉडी को देखती है, वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है और उसकी चीख पुकार सुन के आसपास के जो लोग होते हैं वो जाग जाते हैं और वहाँ भी इकट्ठा हो जाते हैं। प्रियंका अपने पति की डेड बॉडी के पास बैठकर चीख कर रो रही होती है और बल्कि सबसे पहले ये कहती है, न जाने कब मेरे पति को छत से नीचे गिरा दिया गया है और इसकी मौत हो चुकी है। हालांकि जब इस तरह की बातें वह कहती है, लोगों को भी लगता है कि शायद संदीप छत से नीचे गिर गया है और गिरने की वजह से उसके सर में चोट लगी है और फिर घटना स्थल पे ही उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन उन्हीं में से कोई एक जो व्यक्ति होता है, जानकारी उसी रात को ही पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, जो पुलिस होती है फ़ौरन अपनी टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो सबसे पहले संदीप की डेड बॉडी को चेक करती है।
हालांकि बगल में उसकी पत्नी जो प्रियंका बैठकर रो रही होती है और चीख चीख करके सबसे यही कह रही थी कि उसका पति छत से गिर गया है और गिरने से उसकी मौत हो गई है। लेकिन पुलिस जब संदेश की जो डेड बॉडी होती है वो देखती है तो पुलिस को कुछ अटपटा लगता है। दरअसल पुलिस अब वहाँ पे जो गुना भाग करने लगती है और पुलिस ये सोचती है कि अगर संदीप छत से गिरा होता तो फिर वह दीवार से 15 फीट दूर कैसे चला गया। पुलिस को लगता है कि शायद संदीप की छत से गिरने की वजह से मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या की गई है। लेकिन पुलिस को घटनास्थल पे कोई सबूत नहीं मिलता है, इसीलिए पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब पोस्टमार्टम के लिए आती है उसकी रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट में यही बताया जाता है कि संदीप के सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है, क्योंकि उसके सर से काफ़ी मात्रा में खून बह चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस तरह की जब आती है, लेकिन पुलिस को जब इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि जब संदीप अपनी छत से पीछे की तरफ गिर जाता है तो फिर दीवार से 15 फीट दूर पे कैसे पहुंच गया। दरअसल पुलिस को न जाने क्यों बार बार संदीप की पत्नी प्रियंका के ऊपर हिंसक जाती है और शक जाता है। पुलिस को लगता है कि शायद संतोष की जो पत्नी प्रियंका है कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, कि पुलिस के पास जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था तो इसीलिए पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है। लेकिन पुलिस सच्चाई का पता लगाने के लिए अब संदीप के साथ साथ उसकी पत्नी जो प्रियंका के भी मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकालने लगती है। और जब डिटेल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि रात्रि करीब 11 बजे के आसपास प्रियंका एक नंबर पर बात कर रही थी और ठीक 2 घंटे के बाद करीब 1 बजे के आसपास एक दूसरे नंबर पर बातचीत करती थी। हालांकि इधर जब संदीप की छत से गिर जाता है और जब उसकी मौत हुई थी तो उस वक्त संदीप की पत्नी प्रियंका जागी हुई थी। पुलिस अब यह सोचने लगती है कि जब उसका पति छत से गिर चुका था तो चीखा भी होगा, चिल्लाया भी होगा, तो फिर उसकी पत्नी संदीप की आवाज़ सुनी कैसे नहीं। पुलिस को जैसे इस तरह की डिटेल्स मिल जाती हैं और उसके बाद से पुलिस उन दोनों के नंबरों का भी डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें से एक का नाम अनूप कुमार सिंह है और दूसरे का नाम सनी कुमार सिंह है, जो बगल के ही सगमनिया गांव के रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस जब उसमें से अनूप कुमार के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि प्रियंका अनूप कुमार से पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस को जब इस तरह की डिटेल मिल जाती है, पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि प्रियंका कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि उसके पति से छत से गिरने की वजह से मौत नहीं हुई है बल्कि साजिश के तहत उसकी हत्या की गई हो। इसीलिए पुलिस अब जब इस तरह की डिटेल मिल जाती है और उसके बाद से पुलिस अब 6 जून को प्रियंका के घर पे जाती है और फिर से गिरफ्तार करके थाने पर लेकर आ जाती है। चूँकि प्रियंका के भी अदांत जो अपराधी नहीं थी, पुलिस जैसे ही अब प्रियंका के सामने कई बार सवाल करना शुरू करती है तो प्रियंका भी मजबूर होकर आखिरकार पुलिस वालों को सामने अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और कहती है कि हाँ साहब, मेरे पति की जो छत से गिरने की वजह से मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या की गई है। लेकिन प्रियंका जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से करीब लगभग 7 साल पहले। 7 साल पहले जब संदीप एक शादी समारोह में जाता है तो उसे शादी समारोह में संदीप की पहली मुलाकात प्रियंका से होती है। प्रियंका जो देखने में काफ़ी खूबसूरत स्मार्ट लड़की दिखती है। संदीप जब पहली बार प्रियंका को देखता है तो उससे शादी समारोह में पहली नज़र में उससे पसंद कर लेता है। उसके बाद से प्रियंका उस शादी समारोह में जहाँ जहाँ जाती है संदीप उसके पीछे पीछे जाने लगता है, जिस वजह से प्रियंका को भी समझने में कोई देर नहीं लगता है कि संदीप उसका पीछा कर रहा है। दरअसल कहीं ना कहीं प्रियंका भी संदीप को पसंद कर लेती है और उसी शादी समारोह में अपना अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और जब अपने अपने घर पर जाते हैं तो फ़ोन के ज़रिए से एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। ये जो सिलसिला होता है दोस्ती से शुरू होती है और फिर बातचीत करते हुए दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन संदीप और प्रियंका के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, संदीप प्रियंका को इतना काफ़ी पसंद करने लगता है कि आखिरकार उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन प्रियंका के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन फिर प्रियंका अपने परिवार वालों को बात नहीं मानती है और आखिरकार एक दिन वह घर छोड़कर
जाकर संदीप से लव मैरिज कर लेती है। और प्रियंका जब संदीप से शादी कर लेती है और उसके बाद से प्रियंका के परिवार वाले भी उससे हमेशा के लिए अपना रिश्ता नाता सब तोड़ लेते हैं। और हालांकि प्रियंका जब संदीप से शादी करती है और उस वक्त संदीप जो कि सरकारी नौकरी कर रहा था, शादी करने के बाद संदीप भी अपनी पत्नी को लेकर इसी संतोषी माता मंदिर के एक किराए का एक कमरा ले लेता है और फिर वह अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, लगभग 7 साल का समय गुजरता है और इन 7 सालों में प्रियंका 2 बच्चियों की मां भी बन जाती है। लेकिन जैसे ही 7 साल का समय गुजर जाता है और उसके बाद से संदीप के सर से प्यार का भूत उतर जाता है और वह अपनी पत्नी से दूरी बनाने लगता है। और इसी वजह की मात्रा जो होती है, क्योंकि संदीप जहां पर नौकरी कर रहा था उसी के आसपास में एक लड़की जो होती है सरकारी नौकरी कर रही थी, जिसका नाम रानी होता है। रानी जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास, जो रीवा जिले की रहने वाली है। हालांकि इस वक्त संदीप की उम्र लगभग 32 साल के आसपास जो होती है, लेकिन बावजूद इसके संदीप की रानी के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से संदीप जब भी देर रात्रि को अपने घर पे आता है, मोबाइल लेकर के वो छत पे चला जाता है और फिर घंटों देर तक रानी से फ़ोन के जरिए बातचीत करने लगता है। हालांकि शुरू में जो ये संदीप की जब रानी के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होता है, तो इस बात की जानकारी संदीप की पत्नी प्रियंका को मालूम तो नहीं चलता है। लेकिन संदीप जब बार बार छत पे जाकर घंटों तक देर रानी से फ़ोन पर बतियाता है और बात करने लगता है, और कहीं न कहीं प्रियंका को भी अपने पति को लेकर शक हो जाती है। और एक दिन जब अपने पति का पीछा करते हुए छत पे जाती है और छुप कर के जब बातें सुनने लगती हैं, तब जाकर प्रियंका को मालूम चलता है कि उसके पति का किसी लड़की के साथ अफेयर शुरू हो चुका है। हालांकि प्रियंका को जब अपने पति की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है, प्रियंका अपने पति को काफ़ी समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन शायद तब वह तक देर हो चुकी थी, क्योंकि प्रियंका के लाख समझाने के बावजूद भी संदीप रानी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी बात की जो लेकर पति और पत्नी के बीच में झगड़े तरकार शुरू हो जाते हैं और झगड़े तरकार करते करते बात इतनी काफ़ी आगे बढ़ जाती है कि आखिरकार प्रियंका अब संदीप से तलाक देने का फैसला कर लेता है। और परिवार वाले जो होती है न्यायालय, उसमें अपनी अर्जी लगा देती है। हालांकि जब तलाक लेने का फैसला करती है तो संदीप भी उसे नहीं रोक पाता है, लेकिन दोनों के बीच में अभी तलाक भी नहीं हुई थी। एक दिन प्रियंका जब अपनी बेटी को लेकर स्कूल जाती है, तो वहाँ पे स्कूल के बाहर गेट पे प्रियंका के एक लड़के से मुलाकात होती है, जिसका नाम सोनू कुमार सिंह है। सोनू जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है। दरअसल सोनू भी उस स्कूल में अपनी भतीजू को छोड़ने के लिए अक्सर जाता था। कई बार गेट पे वो प्रियंका को देख चुका था। प्रियंका जब भी स्कूल पर अपनी बच्ची को छोड़ने के लिए जाती थी, हमेशा ही उदास हालत में ही होती थी। एक दिन जब प्रियंका अपनी बच्ची को लेकर स्कूल में जाती है, सोनू उसे टोक देता है कि कहता है कि मैं जब भी देखता हूँ आप अक्सर हमेशा उदासी छाई रहती है आपके चेहरे पर। क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकती हैं कि इधर प्रियंका से अभी तक उसका हाल किसी ने नहीं पूछा था। सोनू जब पहली बार प्रियंका से इस तरह की बातें कहती है तो प्रियंका भी उससे दोस्ती नहीं करती है, बल्कि अपनी पूरी कहानी सोनू को बता देती है। और सोनू को भी जब प्रियंका के पूरे हालात के बारे में मालूम चल जाता है और उसके ऊपर तरस आ जाती है और फिर अक्सर अब प्रियंका से बातचीत करने लगता है। और बातचीत का नतीजा यह निकलता है, उसके बाद से यह प्रियंका और सोनू के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होती है, उसके बाद से प्रियंका जब भी उसका पति ऑफिस में काम करने के लिए चला जाता है, उसके बाद से सोनू को अपने घर पे बुला लेती है और वो घर के अंदर ही उससे मुलाकात करने लगती है। लेकिन घटना से ठीक 15 दिन पहले ही एक दिन सोनू को जब अपने घर पे बुलाती है, दोपहर के वक्त अचानक से संदीप अपने घर पे पहुंच जाता है और इन दोनों के आपत्तिजनक हालत में स्थिति में देख लेता है। संदीप जैसे इस तरह के नज़ारा देखता है, देखकर एकदम से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि अभी तक संदीप ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया था और कोई भी मर्द यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी पत्नी के साथ कोई और दूसरा घर के अंदर इस तरह खिलवाड़ कर सके। संदीप जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है तो घर के अंदर ही सोनू के साथ साथ अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है।
हालांकि सोनू की जब पिटाई करता है तो थोड़ी सी पिटाई करने के बाद सोनू तो वहाँ से भाग रूपचर होता है। लेकिन उसके बाद से जो संदीप होता है, जब अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू करता है, प्रियंका इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि प्रियंका पहले ही फैसला कर चुकी थी कि वह अपने पति से तलाक लेकर ही रहेगी। जब संदीप अपनी पत्नी की पिटाई करता है बुरी तरीके से, तो गुस्से में ही प्रियंका अपने प्रेमी सोनू कुमार के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पति ने मुझे मारा है, इसका कोई मुझे अफसोस नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मेरे नज़रों के सामने जो उसने तुम्हें मारा है, मैं उससे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटा दो। प्रियंका जब सोनू से ही अपने पति को इस दुनिया से हटाने के लिए कहती है, तो सोनू भी इधर प्रियंका के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि आखिरकार उसका यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से प्रियंका और सोनू दोनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं और एक प्लान के तहत और साथ ही सोनू अपने इस प्लान में अपने एक दोस्त को सनी कुमार को भी शामिल कर लेता है, जो उसी के गांव का रहने वाला है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास है। दरअसल यह तीनों जब मिलकर के संदीप को मारने को सोच लेते हैं और उसके बाद से एक ऐसी योजना बनाते हैं कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। दरअसल उसके बाद से सोनू अपने दोस्त सनी के साथ संदीप की 3 दिन की रैकी करता है और वह घर से कब निकलता है, कहाँ जाता है और कितने वक्त अपने घर पर वापस आता है। जब पूरी रैकी हो जाती है, उसके बाद से 31 मई 2020 को रात्रि करीब 10 बजे के आसपास संदीप जब अपने घर से खाना वाना खा लेता है और हर रोज़ की तरह अपना मोबाइल लेके छत पे चला जाता है। उसके बाद से करीब 11 बजे के आसपास प्रियंका सोनू के नंबर पर कॉल करती है और उससे अपने घर पे बुलाती है और इधर सोनू जब प्रियंका के घर के लिए निकलता है तो अपने साथ सनी को भी लेकर आता है और फिर उसके घर से थोड़ी दूरी पर सनी को छोड़ देता है और ये देखने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा या फिर नहीं आ रहा है इधर से। इधर प्रियंका का पति संदीप जो छत पर जा चुका था, सोनू जैसे ही उसके घर पे पहुंचता है, उसके बाद से प्रियंका सोनू को अपने घर में छिपा लेती है और जैसे ही रात्रि के लगभग 12:30 बजे के आसपास उसके बाद से प्रियंका चुपके से सोनू को लेकर छत पे जाती है और जैसे ये दोनों छत पर चढ़ते हैं और आमने सामने संदीप जब इन दोनों को देखता है तो देख करके एकदम से भड़क जाता है। लेकिन इससे पहले संदीप कुछ कर पाता, समझ पाता, तो ये दोनों मिलकर उसका मुंह दबा देते हैं और फिर छत से नीचे उसको फेंक देते हैं। हालांकि नीचे जब संदीप गिरता है तो सर में काफ़ी चोट आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी चीख भी नहीं निकल पाती है और यहाँ पर दोनों भी फ़ौरन वहीं पर नीचे उतर कर आते हैं और पीछे जाते हैं और वहाँ से संदीप को खींच करके लगभग 15 फीट की दूरी पर लेकर आते हैं और फिर उसके बाद उसके सर पे भारी पत्थर से वार कर देते हैं, जिसकी वजह से संदीप की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। रात्रि के जब 1 बज जाता है, उसके बाद से प्रियंका सोनू के दोस्त सनी के नंबर पर कॉल करती है और उससे भी अपने घर के पास बुलाती है और कहती है कि जितना जल्दी हो सको यहाँ से पहुँचो, क्योंकि हमने अपना काम कर लिया है। सनी जब प्रियंका के घर पे पहुंचता है और उसके बाद से सोनू को लेकर बड़े ही आराम से दोनों जो वापस अपने घर चले जाते हैं और उसके बाद से प्रियंका भी अपने आकर अपना हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर अपने बेड पर चली जाती है और जैसे ही रात्रि के 2 बज जाता है, उसके बाद प्रियंका अपना नाटक करना शुरू कर देती है। दरअसल प्रियंका जब जानबूझ करके अपने मकान मालिक गुप्ता जी को बुला कर लाती है ताकि किसी को उसके ऊपर शक न जाए। वाकई में प्रियंका जब ये पूरी कहानी पुलिस वाले को बताती है, उसके बाद से पुलिस प्रियंका के ही तहरीर पे उसके प्रेमी सोनू और सोनू के दोस्त सनी इन दोनों को गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब इन दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लेती है और इसके बाद से जो जिंदल अदालत होती है वहाँ पेश करती है, जहाँ से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाना किसी के दिल को आहत पहुंचाना नहीं, किसी को दिल को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, आप सभी को सचेत करना है। जो आजकल ये सब लव मैरिज वाली घटनाएँ होती रहती हैं हमारे आसपास, जिससे आप सभी सचेत रहें और होशियार रहें। तो दोस्तों, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग न्यू कहानी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।